चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। हम लोगों ने तने द्वारा बोला, मूलों द्वारा बोला, अब एक आता है इसमें पर्णों द्वारा। पर्णों द्वारा किसमें हो सकता है? पर्णों द्वारा। तो पर्णों द्वारा बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपने पढ़ रखा है ब्रायोफिलम में, पत्थर चटा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, कैलनकोए, ये भी ऐसा ही दिखता है जैसा ब्रायोफिलम है वैसे ही कैलनकोए है, कैलनकोए। और यहाँ पे एक नाम बच्चों और आता है जिसे कहते हैं बिगोनिया, वो भी ब्रायोफिलम की तरह है लेकिन उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या है? बिगोनिया, बिगोनिया। यहाँ पे अगर आप ब्रायोफिलम की पत्ती को बनाए तो देखिए इस तरह से पत्ती होती है ब्रायोफिलम की, ऐसे इस तरह से होगी। काफी खांचे इस तरह से पाई जाती हैं पर्णों में, ये इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये इसकी खांचे हैं, ठीक। इस खांच पर क्या होता है? इस खांच पर यहाँ पे कलिकाएं पाई जाती है। जब ये विकसित होंगी ना तो नीचे की ओर मूले बना देंगे, ऊपर की ओर क्या बनाएंगे? इस तरह पढ़ने। तो ये इस तरह से देखो संरचना होती है। सबने देख रखा है, पत्थर चट्टा भी इसको बोलते हैं। ये मूले हो गई, ये इसमें पढ़ने हो गई, इस तरह से संरचना होगी। और ये किसकी संरचना है? ये संरचना है बच्चों ब्रायोफिलम की, ठीक। ऐसे ही कैलनकोए बहुत मतलब इसी से मिलता जुलता है, और बिगोनिया इससे बहुत छोटी छोटी पत्ती होती है। मतलब आप पत्थर चटा या ब्रायोफिलम की बात करें तो इतनी बड़ी बड़ी पन्ने हो सकती हैं, लेकिन इसकी पत्तियां क्या होती है बच्चों? बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्णों द्वारा। इसी तरह से बच्चों अगेव में बल्बिल भी होता है। बल्बिल पत्र प्रकलिका कहलाती है। आप इस तरह से लिखेंगे बल्बिल, बल्बिल, या इसको हम लोग कहते हैं पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका, प्रकलिका, पत्र प्रकलिका। तो बल्बिल से आप पत्र प्रकलिका में बच्चों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ उदाहरण मिल जाएंगे। और एक तो अगेव आपसे पूछा ही गया है, अगेव, अगेव, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ऑक्सैलिस में भी देख सकते हैं, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस, ठीक है। ऑक्सैलिस और कुछ में एक में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको अगेव का की संरचना एक्चुअली इस तरह से दी हुई है। थोड़ा सा संरचना थोड़ी अजीब है, इस तरह से करके बना हुआ, इसमें कलिका है। यहाँ ये करके बना, ये कलिका हो गई। इस तरह से बना है, ये कलिका हो गई। या ऐसे करके बना, ये कलिका है, ये कलिका है। प्लस यहाँ पे इस तरह से जो है इस तरह से पत्तियां करके बनी हुई हैं। तो ये जो है एक्चुअली इसमें क्या है? ये अगेव की पत्र प्रकलिका है। ये डायग्राम जो है वो अगेव का है। एक बार आप इसका डायग्राम बच्चों एनसीईआरटी में भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है। मेरे ख्याल में ब्रायोफिलम का भी दिया हुआ है और ऑफसेट का इधर आपको दिया गया है डायग्राम। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जल्दी से चेक कर लो बच्चों। इसके अलावा कुछ कृत्रिम विधि होती है जनन की, जो आप लोग कायिक जनन पढ़ते हैं उसकी कुछ कृत्रिम विधि भी मैं इधर हट जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। कृत्रिम विधि होती है बच्चों कायिक जनन की, लेकिन वो आप लोग लैंगिक जनन के साथ साथ वहां पे पढ़ोगे। जैसे कलम लगाना हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, और इसके अलावा जो है ये क्या कहते हैं, लेयरिंग हो गया। ये जो है भिन्न प्रकार है जिनको आपको पढ़ना है वहां पर। जहां पे लैंगिक जनन पुष्पीय पादपों में पढ़ेंगे वहां आपको साथ में पढ़ना है कृत्रिम विधि, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग इसमें बात करते हैं लैंगिक जनन की। ये सारा कंप्लीट है। अब आप पढ़ेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। बच्चों जब हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये सबसे जटिल, विस्तृत और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये द्विजनकीय या एक जनकीय हो सकती है। अब तुम सोचो द्विजनकीय तो कॉमन है भाई, एक नर होगा एक मादा होगी, द्विजनकीय है, युग्मकों का संलयन है शामिल, ठीक है, बढ़िया मस्त। लेकिन अगर इसमें आपको ये देखा जाए कि क्या एक जनकीय प्रक्रिया भी हो सकती है तो बिल्कुल सही है। आप देखो केचुआ है, केचुए में दोनों ही जो है जननांग उपस्थित होते हैं एक साथ। तो केचुआ हो सकता है बच्चों, स्पंज हो सकता है, टेपवर्म हो सकता है, टेपवर्म मतलब फीताकृमि है ना, और लीच या जोंक हो सकता है, इनमें ये उपस्थित होता है। तो ये एक जनकीय या द्विजनकीय प्रक्रिया भी हो सकती है। आपसे द्विजनकों का उदाहरण यार कभी नहीं पूछा जाता। आपसे जो उदाहरण पूछा जाएगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, एक जनक जो उभयलिंगी हो, जिसमें दोनों ही जननांग उपस्थित हो, उसका उदाहरण।
तो आप सबसे पहले लैंगिक जनन में क्या लिखेंगे? ये सबसे विस्तृत जटिल प्रक्रिया है ना, तो जटिल निम्न गति की यानी निम्न गति से चलने वाली है, निम्न गति की प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ क्या बताओगे? इसके साथ आपको बताना है बच्चों एक जनकीय या द्विजनकीय प्रक्रिया। द्विजनकीय बहुत कॉमन है, मैं पहले द्विजनकीय लिख रही हूं। द्विजनकीय प्रक्रिया, द्विजनकीय या एक जनकीय प्रक्रिया, एक जनकीय प्रक्रिया। अब एक जनकीय प्रकार में अगर हम लोग उदाहरण लिखें तो उभयलिंगी जीव कहते हैं, है ना। कौन कौन से उभयलिंगी जीव हैं? मैं तो अभी यहाँ पर उभयलिंगी प्लांट्स के एग्जाम्पल अलग लिख दूंगी बच्चों। ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी कौन सी प्रक्रिया किसमें उपस्थित है? केचुए। मैं उदाहरण लिख रही हूँ, आप लोग देखते चलिएगा। ये हो गया केचुआ जिसको फेरेटिवा पोस्थ्यूमा भी कहते हैं, एनिलिडा ग्रुप का है, राइट। और दूसरा जो है यहाँ पर लीच यानी जोंक। एक आ सकता है फीताक्रमी। और एक बच्चों इसमें आता है स्पंज। ठीक है बच्चों, अगर लिंग के आधार पे देखा जाए तो पहली बात तो हम लोग लैंगिक जनन को डिफाइन कर रहे हैं। तो लैंगिक जनन में आपको एक सब है क्या, इसमें जो है युग्मक का निर्माण और संलयन दोनों शामिल है। ठीक, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें क्या है? युग्मक निर्माण एंड संलयन। युग्मक का निर्माण भी है, युग्मक निर्माण और संलयन ये भी शामिल है। संलयन का मतलब युग्मकों का संलयन है ना। तो यानी युग्मक के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? युग्मक के निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या युग्मकोद्भेद। ऐसे गैमेटोजेनेसिस लिख दे रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट यानी युग्मक का निर्माण। इसके बाद आ जाता है सिनगैमी या संलयन। ये संलयन है ना, यही कह रहा था बच्चों सिनगैमी इंग्लिश में। सिनगैमी के बाद आता है जाइगोट यानी युग्मनज या जाइगोट का निर्माण। फिर इससे भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण। और भ्रूण से बच्चों विकसित होता है संतति या जीव। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। शायद आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों। गैमेटोजेनेसिस है, सिनगैमी, युग्मनज और भ्रूण और जीव का विकास। इसको अगर लैंगिक जनन को हम लोग बांटे तो लैंगिक जनन बच्चों 3 भागों में इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है यहाँ पर पूर्व निषेचन अवस्थाएं या घटनाएं। पूर्व निषेचन घटनाएं यानी निषेचन के पूर्व घटनाएं क्या होती हैं। दूसरा जो है निषेचन। और तीसरा बच्चों यहाँ पे आता है पूर्व निषेचन घटनाएं हो गया, निषेचन हो गया, और पश्च निषेचन घटनाएं। बच्चों सबसे पहले पूर्व निषेचन घटना की अगर मैं बात करूं तो पूर्व निषेचन घटना में आपको 2 चीज बताना है। एक तो यहाँ पे युग्मक का निर्माण, युग्मक निर्माण शामिल है। और दूसरा बच्चों यहाँ पे शामिल होता है युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने ये बताया कि अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो लैंगिक जनन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये सबसे जटिल प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, निम्न गति से चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी जीव विकसित होंगे ये सारे पुनर्योगज होंगे, मतलब नए लक्षणों वाले होंगे। इसके साथ साथ जो है इसमें एक जन की या द्विजन की प्रक्रिया तो कॉमन ही है, एक जन की प्रक्रिया भी हो सकती है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें एक ही टाइप के होते हैं, है ना। थैंक यू स्टूडेंट।
हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, युग्मनज, भ्रूण, इस तरह से इसका विकास हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक का निर्माण और सिनगैमी का मतलब होता है युग्मकों का संलयन। इसके बाद युग्मनज बना, भ्रूण बना और जीव का विकास हो गया। जबकि हम लोग शैवालों में देखते हैं बच्चों, तो शैवालों में कभी भी जीव भ्रूण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि युग्मनज में ही यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन, इससे भ्रूण बनता नहीं है। ऐसे ही बच्चों, जब आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में भी सत्य निषेचन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वहां सत्य निषेचन नहीं होगा। फिर निषेचन और पश्च निषेचन घटनाएं हैं। बच्चों, जो यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो युग्मक का निर्माण है, ये युग्मक का निर्माण जो है हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि युग्मक का निर्माण जनरली मियोसिस के द्वारा होता है, अगर जीव क्या है, द्विगुणित। लेकिन अगर अगुणित जीव है तो उसमें युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो कुछ पॉइंट्स जो है आपको इस तरह नोट करना है। जैसे आप लिखोगे, जैसे मैंने कहा युग्मक निर्माण एक अवस्था है, युग्मक का निर्माण, ठीक है। तो युग्मक निर्माण अपने आप में एक अवस्था हो गई। और इस युग्मक निर्माण में अगर आप देखोगे तो दो तरीके हैं। अगर जीव जो है वो क्या होगा, द्विगुणित, तो यहाँ लिखेंगे मियोसिस द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मियोसिस द्वारा। ठीक, मियोसिस द्वारा किसमें है, जबकि जीव क्या है बच्चों, द्विगुणित। द्विगुणित लगभग सामान्य सभी में ऐसे ही है, द्विगुणित जीवों में। लेकिन अगर मैं कह दूं कि युग्मक निर्माण माइटोसिस द्वारा हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि माइटोसिस द्वारा कहाँ होगा, माइटोसिस द्वारा यहाँ लिखोगे समसूत्री विभाजन द्वारा या माइटोसिस द्वारा। ये किसमें है, अगुणित जीवों में, अगुणित जीव। अब सोचो ये अगुणित जीव कौन सा है यार, अगुणित जीव कौन सा हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर जो है यू माइटोसिस तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहां माइटोसिस तो होती नहीं है। तो आपको कहना है वहां पर एक तो शैवाल ले लेंगे आप और दूसरा ले लेंगे कवक। उनमें इस तरह का माइटोसिस के द्वारा संपन्न होता है। प्लस गैमेटोफाइट मुख्य पादप का कहाँ है, ब्रायोफाइट में, तो वहां भी होगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लिखो, जैसे इसका एग्जाम्पल बेसिकली आप लोगों को लिखना है। तो एग्जाम्पल लिखिए, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, बाकी तो उदाहरण आप लोग वहां पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ब्रायोफाइट्स, ये सब इसमें उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कुछ जीव हैं जो आपको पढ़ते चलना है कि क्या क्या इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। बच्चों, ये तो मैंने कहा युग्मक निर्माण। अब अगर मैं जो है यहाँ पर एक लिंगी अवस्था को देखूं, तो एक लिंगी अवस्था जो है बच्चों, ये हो सकती है कि एक लिंगी अवस्था पुष्पों में देखी जाए। तो एक लिंगी पुष्प है, जब तक उभय लिंगी थे तब तक सही था, है ना, उभय लिंगी का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन एक लिंगी का उदाहरण तो बहुत अलग है। तो लिंग के आधार पर, मैं भी युग्मक के प्रकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जीवों की बात कर रही हूँ। अगर जीव एक लिंगी है, नहीं एक लिंगी छोड़ दो, अभी तो उभय लिंगी की बात कर रहे हैं। तो उभय लिंगी जीव ज्यादातर पुष्पों में पाया जाता है। फिर बाकी केचुआ वगैरह ये सब आपने लिख रखा है। उभय लिंगी देखो ये जीव है, केचुआ, जोंक, फीताकृमि, स्पंज, है ना। तो एक जंगीय प्रक्रिया होगी ना इसमें। या इसके अलावा मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ ज्यादातर पुष्पीय पादप, यहाँ उदाहरण लिखो, पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर जो है, ये तो मैंने ये उभयलिंगी के लिए लिखा है, पुष्पीय पादप ज्यादातर उभयलिंगी होते हैं और केचुआ वगैरह इसमें आ सकता है, केचुआ वगैरह, है ना। लेकिन अगर वो एक लिंगी है तो परिस्थितियां क्या बनती हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वहां पे आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन मोनोशियस डायोशियस के रूप में पढ़ना है। चलो बच्चों, इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन में आपको पढ़ना है कि उभयलिंगी अवस्था थी तो मैंने नोट कर दिया, लेकिन जब एक लिंगी अवस्था होती तब होता क्या है, तो मैं पुष्पों के प्रकार पे देखती हूँ। ठीक है, अगर एक लिंगी अवस्था है, एक लिंगी, तो एक लिंगी मान लो मैं पुष्प की बात कर रही हूँ या एक लिंगी अवस्था की बात कर रही हूँ, एक लिंगी पादप की बात कर रही हूँ। तो एक लिंगी पादप में बच्चों
ठीक है, पुष्प होते हैं एक लिंगी एक्चुअली। तो एक लिंगी मैं पुष्प लिख देती हूँ। चलिए, इसमें जो है एक लिंगी पुष्प हो गया। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प या एक लिंगी अवस्था होती है। इसमें मान लीजिए मैंने कहा नर पुष्प है। ठीक है, जाहिर सी बात है नर पुष्प होगा। तो नर पुष्प की बात अगर हम लोग कर दें तो इसको क्या कह देते हैं यहाँ पर, स्टेमिनेट फ्लावर है ना। स्टेमेंस होते हैं ना, पुंकेसरी है तो इसको कहते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर केवल मादा पुष्प उपस्थित है तो मादा पुष्प के लिए बच्चों यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा पिस्टिलेट। ये पिस्टिलेट है, ये आपको एनसीईआरटी ने इसमें भी दिया हुआ है, बाकी तो मॉर्फोलॉजी में सब कुछ है। पिस्टिलेट हो गया। अब मैं यहाँ एक लिंगी पुष्प की अवस्था के बेसिस पर मैं केवल पुष्प की ही बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर बात करूंगी कि एक मोनोशियस कंडीशन होती है जिसे हम उभय लिंगाश्रयी कहते हैं, जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों हो। और एक होता है बच्चों यहाँ पर जिसमें आप कह सकते हो केवल नर पुष्प हो या मादा पुष्प हो, और इसको हम लोग कह देते हैं ये अवस्था कैसी हो गई, अगर दोनों तरह के पुष्प है तो उभय लिंगाश्रयी हो गया, नहीं तो एक लिंगाश्रयी का हो गया। ठीक, बल्कि हम पुष्प ना करें, एक लिंगी अवस्था डाल दें तो ज्यादा बढ़िया है। एक लिंगी अवस्था है ना, ये ज्यादा सही है। नहीं तो पुष्प कह देंगे तो हमें केवल एंजियोस्पर्म लिखना पड़ेगा। चलो, एक लिंगी अवस्था में एक यहाँ पे हो गया बच्चों डायोशियस, उसको कहते हैं इंग्लिश में, या इसको कहते हैं एक लिंगाश्रयी, मतलब एक ही लिंग उसमें कोई उपस्थित होगा, एक लिंगाश्रयी नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो एक लिंगाश्रयी मतलब एक ही प्रकार का लिंग उसमें उपस्थित होगा। तो आप सोचो एक लिंगाश्रयी में क्या हो सकता है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ एक लिंगाश्रयी में। जैसे कि यहाँ पे डेट पाम यानी खजूर हो सकता है, खजूर हो सकता है। एक मलबेरी या शहतूत आता है बच्चों, वो हो सकता है शहतूत। पपीता हो सकता है, पपीता, पपीता हो गया। और एक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं खजूर है, शहतूत है, पपीता है बच्चों। इसी तरह से आपको मार्केंशिया मिल जाएगा, मार्केंशिया, मार्केंशिया। अब मार्केंशिया में जब आप देखोगे मार्केंशिया में तो आर्कीगोनियोफोर, एंथ्रिडियोफोर, ब्रायोफाइट्स में भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम आया हुआ है। ठीक है, तो मार्केंशिया हो सकता है। इसके अलावा बच्चों इसमें हो सकता है साइकस, साइकस, ये सब अलग अलग हैं। मार्केंशिया में देखो आपको इस तरह का डायग्राम दिया गया है। जैसे मान लो ये मार्केंशिया का थैलस है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिया गया है आर्कीगोनियोफोर, है ना। तो ये आर्कीगोनियोफोर इसका मादा जननांग है, इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे करके, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आपको नर जननांग भी दिया गया है। नर जननांग में मान लो ये थैलस हो गया इस तरह से, तो यहाँ पे आपको दिया गया है इस तरह से नर जननांग। ये डिस्कनुमा होता है ऐसे, ये डिस्कनुमा हो गया। तो आपको एंथ्रिडियोफोर, आर्कीगोनियोफोर पहचानना था। जहाँ इस तरह के फ्रिल्स बन जाए ना, ये क्या है आर्कीगोनियोफोर, नहीं तो एंथ्रिडियोफोर। ठीक, तो इसको लिख लो, ये कहलाएगा आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर, और ये कहलाता है एंथ्रिडियोफोर। ये कहलाता है इसमें एंथ्रिडियोफोर। तो आर्कीगोनियोफोर और एंथ्रिडियोफोर दो तरीके के बच्चों मिलते हैं यहाँ पे संरचनाएं। ये किसकी संरचना है, मार्केंशिया की। ये संरचना मार्केंशिया की है। ठीक है, ये आपको दिया गया इस तरह से। चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ दूसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हमारे पास है। ये तो एक लिंगाश्रयी का हो गया, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी। बच्चों उभय लिंगाश्रयी में आप देखेंगे जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो वो उभय लिंगाश्रयी, मतलब नर मादा पुष्प दोनों हो। तो यहाँ पे आप कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि उभय लिंगाश्रयी तो कैस्टर यानी अरण्य हो गया, मक्का हो गया, ये सब एग्जाम्पल बच्चों आए हुए हैं। अरण्य हो गया, मक्का हो गया, कुकरबिट्स हो गए। कुकरबिट्स में क्या आता है, कद्दू, लौकी, तोरई, करेला, है ना, ये सारे हैं। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, या कुकम्बर है, ककड़ी, खीरा, ये सब आते हैं। तो आप लिख सकते हैं कुकरबिट्स, एक साथ सबको कुकरबिट्स कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कारा होता है जिसका डायग्राम आपको दिया गया, कारा।
और कारा के अलावा यहाँ पे हो सकता है पाइनस। पाइनस में भी क्या होता है? बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। नर शंकु और मादा शंकु एक ही पादप के दो अलग अलग शाखाओं पर बच्चों उपस्थित होते हैं। तो अगर ये अलग अलग शाखाओं पर उपस्थित हैं तो इसका मतलब ये है यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये कहलाता है यहाँ उभयलिंगाश्रयी। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया उभयलिंगाश्रयी, है ना। पाइनस हो गया, कुकरबिट्स हो गया, कारा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है। कारा का एक डायग्राम आपको दिया गया इस तरह से, यहाँ बनाती हूँ मैं। देखो ये कारा का डायग्राम है, यहाँ पर ये कारा हो गया, इस तरह से बना होगा। यहाँ पे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, ये है, इसको कहते हैं हम न्यूक्यूल। ठीक, इस तरह की संरचना ऐसे बनी हुई है, ये इस तरह से करके बना हुआ है। इस तरह से बना हुआ है, ये न्यूक्यूल हो गया। और लोअर साइड में बच्चों इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोब्यूल, ये एंथ्रीडियम है एक्चुअली। ये हो गया यहाँ पे ग्लोब्यूल। तो इसको आप कह देंगे, ये जो संरचना बनी इसको कहते हैं न्यूक्यूल, न्यूक्यूल कहते हैं, या इसको कहते हैं आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया ये मादा जननांग है। आपसे पूछा गया था दोनों की स्थिति, तो आपको बताना था मादा जननांग ऊपर है और नर जननांग क्या होगा, इसमें नीचे की ओर होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया। जल्दी से देख लो बच्चों डायग्राम। बच्चों इसी तरह से हम लोग पादपों की बात करेंगे तो पादप में अगर अवस्था ऐसी होती, जैसे मैं किसी पादप की बात कर रही हूँ या किसी भी जीव की बात कर रही हूँ, दो अवस्थाएं में ना होती हैं। एक अवस्था इसमें होती है जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज या कायिक अवस्था, कायिक अवस्था या जुवेनाइल फेज कहते हैं इसको। और दूसरा इसमें आता है जनन अवस्था, जननिक अवस्था, या इसको क्यों कहते हैं परिपक्व अवस्था, जिसमें पुष्पन वगैरह होगा। परिपक्व अवस्था का मतलब होता है जिसमें पुष्पन हो रहा है, फलन हो रहा है, या फिर आप कह दो जीव का जब तक विकास हो रहा है तब तक तो कायिक अवस्था है, लेकिन जब जीव में पुष्पन फलन होने लग जाए या जीव किसी दूसरी संतति को जन्म देता है तो हम कहते हैं ये इसकी परिपक्व अवस्था है। ठीक, लेकिन अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो बहुवर्षीय पादपों में, बहुवर्षीय पादपों में दो पुष्पन के बीच का समय क्या कहलाता है, दो पुष्पन के बीच का काल, बीच का काल। और इसको बच्चों हम लोग कहते हैं यहाँ पर इंटर फ्लावरिंग पीरियड। क्या कहते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, इंटर फ्लावरिंग पीरियड या अवस्था। इंटर फ्लावरिंग अवस्था क्या होती है, ये जो है रिकवरी अवस्था है बेटा, पुनः जो है रिकवर होंगी जो जो चीजें नुकसान हुई है, भोजन समाप्त हो गया, इन सब की रिकवरी इसमें होती है। ठीक है, ये बहुवर्षीय पादपों में पाया जाता है पुष्पन। लेकिन जिनमें बच्चों एक फलनी जो होते हैं, इसको ध्यान रखना है, एक फलनी, एक फलनी का मतलब होता है जिसमें एक ही बार पुष्पन फलन हो या एक ही बार जीव को उत्पन्न करते हो, उनको कहते हैं एक फलनी। तो एक फलनी में देखो बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं, इसको देखो। एक आ सकता है एक वर्षीय पादप, है ना भाई, एक वर्ष है, पहले कुछ दिनों में कायिक वृद्धि होगी, बाद में पुष्पन हो जाएगा, एक वर्षीय। द्विवर्षीय, द्विवर्षीय में प्रथम वर्ष क्या होता है, पहले वर्ष जो है कायिक वृद्धि होगी और दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, पुष्पन, तो द्विवर्षीय। और इसके अलावा बच्चों बांस, बांस में भी एक ही बार पुष्पन होता है, तो बांस में एक बार पुष्पन, और कब होगा तो आपको बताना है 50 से 100 साल बाद।
50 से 100 साल का कोई भी समय हो सकता है। उसके बाद एक ही बार होता है जो बीज और फल खूब सारी मात्रा में वो उत्पन्न करेगा और फिर पादप क्या हो जाएगा, मृत। ऐसे ही बच्चों बांस के अलावा एक और आप लोगों को एग्जाम्पल दिया गया, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसको नीला कुरेंजी भी कहते हैं, नीले रंग के पुष्प होते हैं, नीला कुरेंजी। तो बच्चों ये जो नीला कुरेंजी होता है ना, इसमें पुष्पन 12 साल बाद होता है, 12 साल बाद, ठीक है। और एक ही बार होगा सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर एंड अक्टूबर में, ठीक है। यानी इसका मतलब है सितंबर अक्टूबर में एक ही बार पुष्पन होगा। नीले रंग के पुष्प खिलते हैं बच्चों, और बहुत सारे जो भी बाहर से लोग घूमने आते हैं उनके लिए एक तरह से आकर्षण का केंद्र है ये, ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। तो ये तो पुष्पन के बेसिस हो गया बच्चों की। आप एक बार देख लो इसको कि एक बार पुष्पन होता है, इसमें बांस है तो बांस में आप कहोगे 50 से 100 साल बाद होता है। और अगर यहाँ पे मैंने बात करी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की, तो बच्चों स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में ये जो पुष्पन होता है, ये पुष्पन फलन हमेशा 12 साल बाद होगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग युग्मक की या गैमेट्स की। बच्चों ये युग्मक या गैमेट शायद मैंने लिखा भी है, हाँ पहले बता दिया, युग्मक या गैमेट ये हेट्रोगैमेटिक या विषम युग्मकी या सम युग्मकी हो सकते हैं। जनरली देखा जाए तो विषम युग्मकी है, लेकिन सम युग्मकी भी है। जैसे फ्यूकस में आपको दिया गया है, स्पाइरोगाइना में है, क्लेमाइडोमोनास में है, लेकिन आपको यहाँ जो उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी में बच्चों, वो दिया गया है यहाँ पर किसका, फ्यूकस का नहीं होगा, सॉरी, ये क्लाडोफोरा का दिया हुआ, ग्रीन एल्गा, ठीक है। तो आप युग्मक के प्रकार में अगर लिखेंगे युग्मक को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं ना। तो युग्मक हो गया या इसको कहते हैं गैमेट्स। तो ये जो है यहाँ पे विषम युग्मकी हो सकते हैं या सम युग्मकी। मैं पहले लिख रही हूँ, सबसे सरल प्रकार है सम युग्मकी। तो सम युग्मकी हो सकते हैं। जैसे आप उदाहरण ले देगा, यहाँ आपको क्लाडोफोरा दिया हो तो आप क्लाडोफोरा, स्पाइरोगाइरा भी बच्चों ऐसा ही है, क्लाडोफोरा है ना, क्लाडोफोरा हो गया। तो क्लाडोफोरा में देखो आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है कि इस तरह से ये बन गए युग्मक, ये इसका फ्लैजिला है, ये बन गए इस तरह से युग्मक, ये इसका फ्लैजिला है। तो क्लाडोफोरा का दिया हुआ है। लेकिन अगर अवस्था जो है यहाँ पर दूसरी हो जाए विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, तो ये बहुतों में होती है। मैं डायग्राम के थ्रू सिर्फ आपको बता दे रही हूँ। विषम युग्मकी में एक आपको एग्जाम्पल बच्चों दिया गया है, सबसे पहले फ्यूकस का, ब्राउन एल्गी है फ्यूकस, एग्जाम्पल लिख लो फ्यूकस। तो फ्यूकस में आप देखेंगे ना, तो फ्यूकस का एक डायग्राम आपको इस तरह से दिया हुआ है, ऐसा, ये अंडकोशिका है, ऐसे आपको दिया गया अंडकोशिका है, और यहाँ पे जो है एक नर युग्मक इस तरह से दिया हुआ है, ऐसा बहुत छोटा सा बच्चों, है ना। इसके जो ये हैं कशाब, ये विषम कशाबिक है, एक कशाब जो होता है अलग होगा, दूसरा कशाब अलग होगा, इस तरह से है। तो इसको आप लिखेंगे ये नर युग्मक है, नर युग्मक है ना, फ्यूकस का है बच्चों। और ये हो गया अंडकोशिका, अंड युग्मक। ऐसे ही आप देखो, आपको मनुष्य का भी दिया गया है। मनुष्य में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही आपको मिल जाएगा। ये देखो इस तरह से अंडकोशिका दी हुई है, ऐसे बनी हुई है अंडकोशिका, इस तरह से दी गई है, और इसी में आपको नर युग्मक बना के दिया गया है इस तरह से। ये नर युग्मक है, इसका एक्रोसोम, ये मिडिल पीस हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, टेल, ये मिडिल पीस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अंडकोशिका, अंडकोशिका, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों क्या, नर युग्मक, स्पर्म कहते हैं ना इसको, नर युग्मक को स्पर्म कहते हैं या शुक्राणु कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो। तो ये तो बच्चों इसमें युग्मकों का प्रकार है। ये डायग्राम देखो, युग्मकों का प्रकार दिया हुआ है। युग्मक का प्रकार जो है ये कैसा है, विषम प्रकार का, यानी अलग अलग प्रकार का। एक आपने लिखा है सम युग्मकी और दूसरा आपने लिखा है यहाँ पर
विषम युग्मकी अवस्था। तो ये तो दोनों में बच्चों अलग अलग हो गई। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसे हम लोग सिनगैमी कहते हैं, और सिनगैमी में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो गैमेट्स का ट्रांसफर किसके द्वारा हो रहा है? तो आप सबसे पहले लिखेंगे युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। बच्चों, इसमें युग्मकों का स्थानांतरण दिया गया है। युग्मकों का स्थानांतरण जो है, एक तो जल द्वारा हो सकता है, जल द्वारा। जल द्वारा किसमें होगा? तो आप देखो, जिसमें ज़्यादातर जो है शैवालों जल द्वारा है ना, तो शैवालों में हो सकता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में है। शैवाल, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। शैवाल, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। दूसरा जो है बच्चों, यहाँ पराग नलिका द्वारा हो सकता है। पराग नलिका द्वारा किसमें होगा? पराग नलिका। तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, पराग नलिका द्वारा जो युग्मकों का स्थानांतरण होगा बच्चों, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में है। जिम्नोस्पर्म मतलब जहाँ केवल बीजीय पादप है, फल नहीं बनता, और एंजियोस्पर्म में फल भी बनता है। ये फर्क है। पुष्पीय पादप को हम लोग एंजियोस्पर्मिक पादप बोलते हैं। चलिए तो इसमें लिखते हैं, ये हो गया बच्चों जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। बाकी इसका बिल्कुल कंप्लीट डिटेल बेटा आप लोग अलग अलग ग्रुप में पढ़ते हो। ये तो खाली एक जनरल पार्ट है, चैप्टर ऐसा दिया हुआ है। जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है। और अगर बच्चों हम लोग जंतुओं में बात करें तो विशिष्ट विधि द्वारा, विशिष्ट विधि द्वारा जंतुओं में, विशिष्ट विधि द्वारा जंतुओं में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं जंतुओं में। चलो जल्दी से देख लो। मैंने अभी आप लोगों को बताया बच्चों, युग्मक का स्थानांतरण है, और युग्मक का स्थानांतरण जो है भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। इसमें जो है आपको जल द्वारा बताना है, तो शैवाल और ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, पराग नलिका द्वारा जिम्नोस्पर्म में है बच्चों, और विशिष्ट विधि द्वारा जंतुओं में, ठीक है। कवकों में भी आपको ऐसे मिल जाएगा, कवकों में भी जल द्वारा होता है, ठीक है। चलो अब बच्चों, इसमें जो है एक चीज आपको और पढ़ना है। इसमें देखना है कि अगर युग्मकीय संलयन से जाइगोट बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन की जो विधि है वो बाह्य है या आंतरिक है, मतलब निषेचन जो है वो आंतरिक हो रहा है या फिर बाह्य हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ बात करी निषेचन की, तो निषेचन जो है आप देखिएगा यहाँ पर एक होता है बाह्य और दूसरा होता है आंतरिक। अगर बच्चों यहाँ पे बाह्य निषेचन हो रहा है मतलब जल के द्वारा हो रहा है, और आंतरिक हो रहा है तो जीव के अंदर हो रहा है। आंतरिक मतलब जीव की यानी मादा जीव के अंदर हो रहा है, और अगर बाह्य कहा जाए तो किसी भी जीव के शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है तो आंतरिक हो सकता है, ठीक है। बाह्य में बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो बाह्य में अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आ जाता है कुछ जैसे कि मछलियाँ हैं, मछलियाँ हो सकती हैं, मछलियाँ, ठीक है ना, मछलियाँ, अच्छा ऐसे हो गया। मछलियाँ हो सकते हैं बच्चों, कुछ उभयचर हो सकते हैं, उभयचर मछलियाँ हो सकती हैं, उभयचर हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक उदाहरण आप लोग और लिख सकते हैं, और यहाँ पे वो उदाहरण होगा शैवाल, क्योंकि शैवालों में दोनों युग्मक चल होते हैं और ये शरीर के बाहर इनका निषेचन होता है। तो आप लिख सकते हैं वैसे शैवाल, शैवाल, ठीक है। बाकी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आंतरिक है, आर्किगोनिया के अंदर, ठीक है। ये तो मछलियां हो गया। आंतरिक में आप लिखेंगे, आंतरिक में क्या आएगा बच्चों, इधर देखो, आंतरिक में बहुत सारे लोगों में है। आप ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म तक की बात करो, पादपों में लिखोगे ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म, यानी इनके बीच में जो आ रहे हैं सब आ जाएंगे बेटा।
एंजियोस्पर्म। इसके अलावा बच्चों इसमें कुछ जो है इसमें देखोगे तो पक्षी भी आ सकते हैं, है ना। आंतरिक निषेचन ये हम लोग लिख रहे हैं, तो पक्षी भी आ सकते हैं, पक्षी आ सकते हैं, सरीसृप आ सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे पक्षी, स्तनधारी, स्तनधारी, सरीसृप, सरीसृप रेप्टाइल्स, है ना। तो सरीसृप ये सब बच्चों आएगा जिसमें निषेचन का प्रकार कैसा होगा, आंतरिक होगा। ठीक है, तो ये तो सारे आंतरिक हो गए। अब बच्चों इसमें से जो है कुछ आपको ऐसा बताना है, जैसे मान लो कि मैंने कहा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बना ना इसके बाद, तो अब भ्रूण का विकास हुआ, तो भ्रूण का विकास किससे हो गया, जाहिर सी बात है युग्मनज या जाइगोट से होगा। अब आपको इस तरह से लिखना है जाइगोट या युग्मनज, जाइगोट या युग्मनज। ये किस में विकसित होगा, भ्रूण में। ये भ्रूण बेटा शैवालों में नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो इनमें से जो है कुछ तो निषेचन के द्वारा मोसी भ्रूण बनते हैं, लेकिन अनिषेचन के द्वारा किसमें भ्रूण बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी या अनिषेक जनन। तो कुछ में अनिषेक जनन भी होता है, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन द्वारा भ्रूण का निर्माण कहाँ होगा, तो अनिषेक जनन मतलब बिना जनन के अंड कोशिका डायरेक्ट विकसित हो जाए। तो आप लिखोगे अंड कोशिका या अंड युग्मक, यहां लिखिएगा बिना निषेचन के, बिना निषेचन, बिना निषेचन। ये क्या बना देगी, भ्रूण। तो जो भ्रूण विकसित हो रहा है, ये किसमें भ्रूण इस तरह का विकसित हो रहा है जहां निषेचन नहीं हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट विकसित हो रहा है। तो आप कह सकते हो कुछ छिपकलियों में है, छिपकली, कुछ छिपकलियों में बेटा उपस्थित होगा इस तरह का। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो अनिषेक जनन में जो है आप लिख सकते हो जैसे कि कुछ छिपकलियां हैं, पक्षी हैं, है ना। और इसके अलावा जो है कुछ इसमें रोटीफर्स हो सकते हैं, जो एक्चुअली कीट जैसी संरचनाएं होती हैं जो जल में पाई जाती हैं। तो यहाँ आप उदाहरण लिखो, हाँ यहाँ आप लिख सकते हैं रोटीफर्स, रोटीफर, रोटीफर ही बच्चों इसको कहते हैं, है ना। कुछ छिपकलियां, कुछ छिपकली, मधुमक्खी, मधुमक्खी में नर मधुमक्खी तो ऐसी ही बनती है ना बच्चों। नर मधुमक्खी किससे विकसित होती है, अनिषेचित अंडे से विकसित होती है। तो नर मधुमक्खी भी आपको इसमें कहना है। इसके अलावा जो है पक्षी हो सकते हैं, पक्षी, पक्षी। अब प्लांट्स में हम लोग बात करें तो प्लांट्स में क्या हो सकता है, केला हो सकता है जहाँ निषेचन संभव नहीं है, अंगूर हो सकता है। ये बेटा सब में प्राकृतिक अनिषेक जनन है, ये नहीं कि हार्मोन डाल के जिब्रेलिन्स वगैरह हम लोग करवा रहे हैं। तो आपको यहाँ लिखना है पौधों में क्या बताया था मैंने, केला, यहाँ मैं लिख रही हूँ केला, अंगूर, अंगूर आदि, अंगूर। इन सब में बच्चों बिना निषेचन के ही जो है जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो है नेक्स्ट आपको बताना है प्लांट्स में क्या क्या परिवर्तन होते हैं पौधों में। तो आपको ये देखना है कि पौधे हैं जैसे कैसे, मतलब इसमें जीवन चक्र आता है। तो पौधों की अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे पौधे, तो पौधे में आपको बताना है अब निषेचन के पश्चात जो बीजांड है ये तो बन जाएगा बीज में रूपांतरित निषेचन के पश्चात। ठीक है, और जो बच्चों यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय ये विकसित हो जाएगा किसमें, फल में, फल में विकसित हो गया। ठीक है, जो जीवन चक्र चलता है, जीवन चक्र की मैं बात कर दूं तो जो जीवन चक्र चलता है ये अगुणित प्रकार होता है। अगुणित प्रकार किसमें हम कह सकते हैं, शैवालों में। अगुणित होता है शैवालों में, शैवालों में। दूसरा बच्चों जो है यहाँ अगुणित द्विगुणित जिस तरह से हो जाए हैप्लोडिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप।
जैसे हमने कहा ना हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र यहाँ है। डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित प्रकार किसमें है? द्विगुणित प्रकार अगर देखा जाए तो ये आपको मिल जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इनमें मिल जाएगा। ठीक है। और बच्चों यहाँ हैप्लोडिप्लॉइडी या अगुणित द्विगुणित प्रकार, अगुणित भी हो और द्विगुणित भी हो, जिसको हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप कहते हैं हम लोग, द्विगुणित प्रकार, ये मिलता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इनमें मिलता है, टेरिडोफाइट्स। और अगर आप देखोगे ज़्यादातर जीव बच्चों, तो ज़्यादातर जीव जो होते हैं ना वो द्विगुणित प्रकार के ही होते हैं, अगुणित प्रकार बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये बच्चों सारा का सारा क्या है? इनिशिएशन के बाद की अवस्था है, जहाँ पे भ्रूण बना है, इसे भ्रूणिकी कहते हैं या एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो बच्चों यही आपको जो है जीवों में जनन में पढ़ना था कि जीवों में जनन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें से मैंने केवल और केवल एक आपको जो प्रकार है जिसमें मैंने कहा था कृत्रिम रूप से जनन होता है, वो प्रकार सिर्फ एक है जिसको आपको पुष्पी पादपों में जनन के साथ पढ़ना है। तो बच्चों ये बिल्कुल जनरल टॉपिक है जिसमें आपको बहुत डिटेल जानना है। तो आप यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहुँच जाइएगा, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जो क्या कहते हैं भाई, वर्गीकरण दिया है, वहाँ पहुँच जाना। आपको अलग से शैवाल भी है, ब्रायोफाइट सब दिया हुआ है, सब बहुत डिटेल मिल जाएगा। और नहीं तो जा करके पादा पकारिकी पढ़ लेना, जिन जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आप देख लेना, वैसे मैंने यहाँ सब एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो ये एक जनरल टॉपिक है। क्वेश्चन जो आता है डिटेल उठता है बच्चों, वो थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ अलग थे जो आते हैं, अदरवाइज सारा डिटेल होकर के आता है। ठीक है। चलो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।